हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। ख़ास तौर पे यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बस आपको करना क्या है, मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड किया करूं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाया करे। प्यारे बच्चों, मोबाइल ट्यूशन चैनल का जो पर्पज़ है वो 9th और 10th के सभी बच्चों को साइंस एंड मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम एंड कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल करवाना है। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th में हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, आओ इतनी सारी बातें करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसका आंसर क्या आता है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो बच्चों, क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, देखो बायोलॉजी में चाहे प्लांट है, चाहे ह्यूमन है, चाहे एनिमल है, चाहे बर्ड्स है, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो भी चीज़ लिविंग है उसके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म। यदि मैं ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी, एनिमल भी, ह्यूमन भी एंड बर्ड्स भी, कुछ भी हो सकता है, बस वो लिविंग होना चाहिए। तो बायोलॉजी में सभी लिविंग क्रिएचर्स को हम एक नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। अब देखो बच्चों, सभी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब अलग अलग दिखते हैं हमारे को, लेकिन अगर हम इनकी स्टडी करें तो ये सभी के सभी एक ही सिंगल यूनिट से बने होते हैं। इन सब का जो बेस है वो कॉमन है, मतलब इनकी बॉडी जहाँ से ओरिजिनेट हुई, बॉडी को बनाने वाली चीज़ सभी ऑर्गेनिज्म की, वो सबकी कॉमन है, ठीक। और उसी को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और अब आप जान चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या, सेल। तो यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। भले ही वो दिखने में अलग अलग है, हम अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, प्लांट्स अलग हैं, लेकिन हम सब एक ही बेसिक यूनिट से बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल। देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपके साथ में, आपके आसपास कितने सारे घर हैं, वो सब के सब क्या है, अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हर कोई घर बना किससे हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। तो यानी कि सबसे छोटी चीज़ जो उसको घर को बनाने में यूज़ हुई वो क्या है, ब्रिक, और सभी घर उसी ब्रिक से बने हुए हैं। तो ब्रिक क्या हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल हाउसेस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट से क्या मतलब होता है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है सभी चीज़ें कॉमन किस चीज़ से बनी हुई है, उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोल देते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स की बात करें, इसलिए हमने प्रॉपर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये वर्ड यूज़ किया। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल यूनिट है क्या है बच्चों, सेल। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल, functional, it is also structural and functional unit of life। देखो, एक तो सेल को फंडामेंटल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है और इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेल, तो आप क्या बोलोगे, सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर। क्या होगा आंसर आपका, व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका 1 नंबर का। इसके बाद बच्चों बात आती है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, जिस साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बच्चों, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। इनफैक्ट जो उसने सेल डिस्कवर किया था दैट वाज डेड सेल। हु डिस्कवर्ड सेल आए या हु डिस्कवर्ड डेड सेल आए, तो आपको आंसर क्या लिखना है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। देखो बच्चों, 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, उसने
प्लांट का एक पार्ट लिया, बार्क ली प्लांट की, जो बाहर से छाल होती है ना प्लांट की, उसको लिया और उसने उसको अपने ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। तो उसने क्या देखा कि वो जो बार्क है ना, बार्क का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, मखियाल के छत्ते की तरह, हनी कॉम्ब की तरह। किसकी तरह था? मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जिसको हम हनी कॉम्ब बोलते हैं। तो उसने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक नाम दिया, जिसको क्या बोला गया? सेल। क्या बोला गया बच्चों? सेल। तो सेल जो है वो कैसा होता है? हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह होता है, और जिसको उसने नाम दे दिया था सेल। तो प्यारे बच्चों, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। ही टूक अ bark of tree and studied under सेल्फ डिज़ाइन। उसने खुद के ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा उसे, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। he found its structure like a honeycomb. Later he named it cell. तो इस तरह से बच्चों सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। कब? 1665 में। तो प्यारे बच्चों, जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। कैसा सेल था बच्चों? डेड सेल था। बार्क ऑफ ट्री में जो होता है वो डेड सेल था, उसको उसने डिस्कवर किया था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप बोल देना रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तब भी बोल देना रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर पेपर में सवाल आता है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तब उसका आंसर रॉबर्ट हुक नहीं आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? अभी हम देख लेते हैं। तो पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। व्हाट इज सेल? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, ये भी हमने डिटेल में देख लिया। तो पहले बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूँ 1 2 3। इसके बाद अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, जो इसके इतनी ही इंफॉर्मेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है। वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी अभी हमने बोला जो सेल है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों, वाई सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म is made up of cell. So cell is called structural unit of life. Cell is called structural unit of life. All the life functions such as digestion, respiration and excretion takes place at cellular level. So it is also called functional unit of life. Functional unit of life. So it is called functional unit of life. तो बच्चों एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो मैंने बताया था जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो सब के सब दिखने में तो अलग अलग है, लेकिन सबकी बॉडी एक ही चीज़ से बनी हुई है, जिसको हम सेल बोलते हैं। तो यानी सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? सेल इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ
स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं ना, जैसे डाइजेशन का फंक्शन, एक्सक्रीशन का फंक्शन, रेस्पिरेशन का फंक्शन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी से वेस्ट का बाहर जाना, ठीक है बच्चों। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है कि जो हमने खाना खाया उससे हमारे सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। तो प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सेलुलर लेवल पे होती है, मतलब हर सेल के पास हो रही होती हैं, ठीक। सेल ही इनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम सेल को क्या बोल देते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 1 2 3 कर दो बच्चों इसको रब, ओके। तो प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगली हेडिंग है बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ये एक क्वेश्चन है बच्चों जो आपको बहुत जरूरी है, मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, all the organisms are divided into two categories, ठीक। पहली कैटेगरी है बच्चों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरी कैटेगरी है बच्चों मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। सवाल है कि इस दुनिया में, इस प्लानेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरी कैटेगरी क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। प्यारे बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होता है, मतलब उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। एक कैटेगरी तो ऑर्गेनिजम्स की ये होगी कि वो एक ही सेल से बने हुए हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, मतलब बहुत सारे मैनी टाइप्स ऑफ सेल से बने, मैनी नंबर ऑफ और मैनी टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म कितनी कैटेगरी में डिवाइड हुआ प्यारे बच्चों, 2 कैटेगरी में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो एक ही सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। 1 2 3, आई होप बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अब पहली हेडिंग लगाओ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पहली हेडिंग लगाओ बच्चों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, these are those organisms which are made up of only one cell, ठीक। single cell perform all life functions, ठीक है। no division of labor is there, क्योंकि एक ही सेल है बच्चों, उसी को सारे काम करने हैं, तो किसी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। सिंगल सेल टेक पार्ट
इन रिप्रोडक्शन, सिंगल सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, सिंगल सेल ही टेक पार्ट करता है रिप्रोडक्शन के अंदर। इसका एग्जांपल बच्चों कौन आ जाता है, बहुत फेमस अमोएबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम या ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं एटसेट्रा। बच्चों ये एग्जांपल आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, पहली हमने क्या बात पढ़ी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, वही सेल बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं सबको परफॉर्म करता है। अब एक ही सेल पर सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो इस तरह इसकी वजह से किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पर नहीं होती, और सिंगल सेल ही रिप्रोडक्शन में भी टेक पार्ट करता है। और इसके एग्जाम्पल कौन है, अमोएबा, पैरामीशियम एंड ब्लू ग्रीन अलगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट 3 और 4 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये आता होगा तो आप उसके एग्जांपल्स भी दे पाओगे और डिफरेंसेस भी बता पाओगे। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। 1 2 3। तो अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, multicellular organism, multicellular organism, these are those organisms which are made up of many cells, which are made up of many cells, जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, which are made up of many cells। ठीक है, different cell perform different function। क्या होता है, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। different cell perform different functions, different functions। अब अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन कर रहा है तो सबको अलग अलग काम दिया हुआ है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर। ठीक, अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन के स्पेशलिस्ट सेल होते हैं बच्चों, कुछ जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, और इसके एग्जाम्पल जो आएंगे बच्चों वो तो बदलने ही पड़ेंगे हमारे को। उसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, बहुत आसान एग्जाम्पल, ह्यूमन, प्लांट, लॉयन एटसेट्रा। ठीक, तो ये बच्चों कौन थे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले बच्चों आई होप आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स का होता है और उनके डिफरेंसेस पता लगे और उनके एग्जाम्पल्स पता लगे। तो पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों 1 2 3 रब कर रहा हूं मैं। तो अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ना है बच्चों, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, ये कितनी तरह के सेल होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सेल होते हैं 2 तरह के, पहला प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। चलो ठीक है, देखो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार डिफरेंसेस आते हैं इसके, और वो भी 3 मार्क्स में। देखो बच्चों क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे जो सेल होता है ना, पहले मैं आपको थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से सेल बना होता है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से सेल है। मान लो अभी मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस जो पर्टिकुलर बाहर का पोर्शन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको कुछ और बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो होता है ना बच्चों, ठीक है, ये होता है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच में ये क्या है, ये जो है ये पर्टिकुलर ये पूरा पोर्शन न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, न्यूक्लियस। मैं एनिमल सेल्स की बात कर रहा हूँ, अभी प्लांट सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ।
अब देखो बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा ये कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो बाहर वाली साइड है, ये जो मैंने बनाई है, इसको बच्चों बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो पड़ा होता है, एक फ्लूइड पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म। देखो, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनके पास न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन नहीं होती, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब सोचो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या होगा? ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी हमने। अब जो न्यूक्लियस के पास मटीरियल्स थे, जो न्यूक्लियस के पास जिन चीज़ों से न्यूक्लियस बना हुआ था, वो सब की सब किस में आ जाती हैं? ये देखो, अब सब की सब डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में आ गई। तो यूकैरियोटिक ऐसे सेल होते हैं जिनका न्यूक्लियस अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। क्यों डेवलप नहीं होता? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सोचो बच्चों, आपके घर पे छत नहीं है तो क्या होगा? आपके घर का जो अंदर का पोर्शन है वो बाहर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो जाएगा। अब ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मटेरियल था, जो न्यूक्लियस के अंदर था सामान, वो सब का सब जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो कि साइटोप्लाज्म है, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो ऐसे सेल जिनका अभी न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ, और डेवलप नहीं हुआ मतलब उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बोल देते हैं बच्चों? सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल। चलो बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दीज आर those cells, these are those cells which do not have well defined nucleus, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। they are lack of nuclear membrane, they are lack of nuclear membrane, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल is in direct contact with cytoplasm, direct contact with cytoplasm, ठीक है बच्चों। चलो अगली बात लिखो, this size of prokaryotic cell, the size of prokaryotic cell lies between 1 micrometer to 10 micrometer, 1 micrometer to 10 micrometer, ठीक है बच्चों। अभी और भी हैं इसके पॉइंट्स, ये कितने? 3 और 1 4 पॉइंट्स हुए, बाकी जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये सब के सब पॉइंट्स हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। तो अगला पॉइंट देखो बच्चों क्या होगा? इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी ये याद कर लो बस कि इसके पास एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। तो अगला डिफरेंस जो है बच्चों, सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है सब पता लगेगा धीरे धीरे। सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेलीज उसके पास नहीं होती, ठीक है बच्चों। एंड सेल डिवीजन अकर्स बाय फिजन और बडिंग, ठीक है बच्चों। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल डाल लो बच्चों। ब्लू ग्रीन अलगी, ये क्या आ गया? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आ गया। तो बच्चों पहला डिफरेंस क्या है, पहला पॉइंट क्या है? दीज आर दो सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। दो टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या नेचर होते हैं बच्चों? कैसे पता लगेगा हमें ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है? पहली बात, जो प्रोकैरियोटिक होता है बच्चों, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हम कैसे पता करेंगे है या नहीं? उसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियस के पास जो मटेरियल थे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे किसके? साइटोप्लाज्म के। अगली बात बच्चों, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है।
कितने क्रोमोसोम होते हैं इसके पास? सिंगल क्रोमोसोम। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, ठीक है। और जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन का मतलब होता है पुराने सेल से नए सेल बनना। जो सेल डिवीजन होती है बच्चों, ये फिजन और बडिंग की प्रोसेस से होती है। अब फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ये 10th क्लास का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन में हम उसको पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो इनमें सेल डिवीजन होती है बच्चों, वो किससे होती है? फिजन और बडिंग से। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझसे छूट गया यहाँ पर, देखो बच्चों क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अब मुझे बताओ इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे? ऑर्गेनिज्म दो तरह के थे, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। दीज आर यूनिसेल्युलर, दीज आर यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। तो प्यारे बच्चों, आपको 6 से 7 पॉइंट इसके हो चुके हैं। आपको सभी पॉइंट्स 1 बाय 1 लिखने हैं और एंड में उसका एग्जाम्पल लिख देना है, ब्लू ग्रीन अलगई। और ये हमने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ओके बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ यूकैरियोटिक सेल। अगली हेडिंग लगाओ बच्चों यूकैरियोटिक सेल। क्या है प्यारे बच्चों अगली हेडिंग? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। देखो बच्चों यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनका न्यूक्लियस कैसा होता है? कंप्लीट होता है, पूरा डेवलप हुआ होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कैसे पता लगेगा न्यूक्लियस है डिफाइंड या नहीं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसका मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मटेरियल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता साइटोप्लाज्म के। ओके, इसके बाद बच्चों ये यूनी और मल्टी सेल्यूलर बोथ होते हैं। दे आर बोथ यूनी सेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। इट्स साइज, इसका साइज कितना होता है? इट्स साइज वेरीज फ्रॉम 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है। इनके पास एक क्रोमोसोम नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। दे हैव मोर देन 1 क्रोमोसोम, दे हैव मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम उसके पास होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न अकर्स बाय मिटोसिस और मियोसिस। अब ये मिटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, थोड़ा बहुत इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन द एंड, ठीक है। अभी के लिए आप इसको नोट कर लो। और इसके एग्जाम्पल कौन आ जाएगा बच्चों? क्योंकि यूनिसेल्यूलर भी है तो यूनिसेल्यूलर में से अमोएबा आ जाता है इसका एग्जाम्पल, अमोएबा। मल्टी सेल्यूलर ह्यूमन, प्लांट, एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया बच्चों 1 2 3। आई होप बच्चों आपको
टाइप्स ऑफ सेल भी क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल। उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, उसका भी आंसर हमने देखा। फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे, उनमें डिफरेंसेस देखे और उसके एग्जाम्पल देखे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा। 2 टाइप्स के सेल थे, उनको हमने खूब डिटेल में, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो इसके बाद बच्चों इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज सेल ऑर्गेनेलिस। क्या स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों, सेल ऑर्गेनेलिस बोलो या कंपोनेंट ऑफ सेल बोलो, मतलब सेल किन से बना हुआ है। हमारी बॉडी तो सेल से बनी हुई है, अब सेल भी किन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। अब हम उन चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रब कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल किन किन डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ है। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। वन टू थ्री आई एम गोइंग टू रब। ओके बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग कंपोनेंट ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनेलिस। कंपोनेंट ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनेलिस, मतलब सेल किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हमारे को ये देखना है। सेल ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस बोलो या कंपोनेंट ऑफ सेल बोलो। देखो बच्चों, इनसाइड द सेल देयर आर different parts which perform different functions to keep cell alive, ठीक। these parts are known as cell organelles। these parts are known as cell organelles। ठीक है बच्चों, अब सेल डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ है और वो डिफरेंट पार्ट्स सेल को जिंदा रखने के लिए हम किससे बने, सेल से। अगर सेल जिंदा है तो ही हम जिंदा है, सेल ठीक काम कर रहा तो ही हम ठीक काम कर रहे। तो मतलब हमारा ठीक रहना मतलब क्या, सेल का ठीक रहना, या सेल का खराब होना मतलब हमारा खराब हो जाना। तो सेल को ठीक रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। अब वो सभी पार्ट्स, उन सब पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, कंपोनेंट ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनेलिस। क्या बोल देते हैं बच्चों, सेल ऑर्गेनेलिस। तो ये हेडिंग लो। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कितनी तरह के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो जिनसे मिलकर सेल बना होता है, और वो डिफरेंट पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलो बच्चों, तो हम पहली हेडिंग लगाते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, एक बार ना आप सेल का स्ट्रक्चर देख लो, फिर आपको ना आसानी रहेगी। ये बच्चों सेल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक का बोर्ड आपको विजिबल होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है बच्चों, दिस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये देखो सेल को क्या दे रही है, एक शेप दे रही है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है सेल को, और जितने भी सेल के बाकी सब पार्ट्स हैं वो सेल के अंदर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इसने इंटरनल पार्ट्स को बाहर से सेपरेट भी किया हुआ है और उनकी प्रोटेक्शन भी कर रही है। जैसे हमारी स्किन है बच्चों, हमारी स्किन ने हमारे अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बाहर के एटमॉस्फेयर से सेपरेट भी रखा हुआ है और उनकी प्रोटेक्शन भी कर रही है। तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, ये ना प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। किस में होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं।
इट इज़ लिविंग इन नेचर। पहली बात तो ये लिविंग होती है, लिविंग इन नेचर। पहली बात तो बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बनी किससे होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन से ये बनी होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू सेल। इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। इसने शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होता है सेल को, ठीक है बच्चों। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट फ्रॉम इंजुरी। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल पार्ट्स फ्रॉम इंजरी से। इंटरनल जितने भी इंटरनल पार्ट्स अभी मैं बनाऊंगा बारी बारी, उन सबको इंजरी से बचाती है, ठीक है बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। कैसी होती है बच्चों? ये सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर में होती है। ड्यू टू दिस it allows only selected substances to come in and out of cell। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और ख़ास बातें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी आपको 3 बातें तो बच्चों पता ही होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या, ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही होती है। क्या बोला बच्चों मैंने? प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, सबसे बड़ी बात। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नेचर कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ काम के ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है सेल के अंदर। अब ये सेल के अंदर सभी पार्ट्स मिलकर सेल बना देंगे। अब कोई भी चीज़ ने अंदर आना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगी? पियर्स करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास से होती हुई अंदर आएगी। जैसे हमारे घर में किसी ने आना है तो वो मेन डोर से अंदर आएगा, तो ये सेल का मेन डोर है। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है, जिसकी वजह से ये काम की चीज़ों को अंदर आने देती है और वेस्ट चीज़ों को बाहर जाने देती है। मतलब कोई भी काम की चीज़ ये बाहर नहीं जाने देती और कोई भी बेकार चीज़ अंदर नहीं आने देती। उसके अलावा शेप देती है, स्ट्रक्चर देती है, लिविंग होती है नेचर में, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, और इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह की इंजुरी से। आई होप बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अब आपको काफ़ी बातें पता लगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम दूसरे कंपोनेंट ऑफ सेल को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो 1 2 3 रब कर रहा हूँ बच्चों मैं इसको, ठीक है बच्चों। अगली हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, दैट इज न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। अब उसको पहले मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि वो सेल में कहाँ पर होता है। देखो ये जो न्यूक्लियस मैं बनाने जा रहा हूँ, अभी मैं ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है ये, प्लांट सेल का नहीं है ये, ठीक है बच्चों। तो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? सेंटर में होता है। ये क्या है? आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेरी ड्राइंग और हैंडराइटिंग बच्चों इतनी अच्छी नहीं है। सर आपके पास अच्छा है ही क्या? यही सोच रहे हो? हा, कोई बात नहीं बच्चों। ये बना बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ऐसे डार्क स्टेन बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाता है बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बच्चों अगली हेडिंग लगाओ, दैट इज न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। चलो अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, जो न्यूक्लियस है ना वो भी एनिमल सेल्स के पास भी होता है और प्लांट सेल्स के पास होता है, दोनों के पास होता है न्यूक्लियस। लेकिन क्या होता है, जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा सा साइड में होता है और जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है। ठीक, अब इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। देखो बच्चों, जो न्यूक्लियस है ना, अब हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेल की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या हो गया बच्चों, सेल का ब्रेन। सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। जैसे रॉबर्ट हुक ने सेल या डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ऐसे ही रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले बात लिख लेते हैं, इट वॉज, पूछा जाता है ये एग्जाम में इसीलिए लिख रहा हूँ, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इट इज़ ब्रेन ऑफ सेल, इट इज़ ब्रेन ऑफ सेल। ठीक, ओके, देन it controls all cell functions. It controls all cell functions. It controls all cell function. Fluid present in nucleus called nucleoplasm. क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, इट हैज़ डार्क स्टेन बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, विच कंट्रोल न्यूक्लियस फंक्शन। बच्चों एक पॉइंट और है, सेल ऑर्गेनेलीज। तो मैं इस डेफिनेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, सेल ऑर्गेनेलीज। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लगाने जा रहे हैं इसका लास्ट पॉइंट, किसका, न्यूक्लियस का लास्ट पॉइंट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ऊपर लिखा, चलो यहीं पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको डिलीट नहीं करता मैं। और ये न्यूक्लियस के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने पढ़ लिए। ये न्यूक्लियस का 7वां पॉइंट। इट कंटेन्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड chromosomes which contain genetic information, जिनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी न्यूक्लियस से जुड़ी बातें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। न्यूक्लियस की स्क्रीनशॉट ले लो पहले। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ठीक। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियस से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहली बात, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये सेल का ब्रेन होता है, सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट करके रखती है बाहर के एटमॉस्फेयर से। इसके पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और बच्चों, हमारे पेरेंट्स के करैक्टर हमारे में आते हैं, हमारे करैक्टर्स हमारे आने वाली जनरेशन्स में जाते हैं। वो किसकी हेल्प से जाते हैं, क्रोमोसोम्स की, जीन्स की हेल्प से जाते हैं। और जीन्स क्रोमोसोम्स के पास ही पड़े होते हैं। और क्रोमोसोम कहाँ पर है, ध्यान से देखो, ये पूरे का पूरा जो पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के पास रहते हैं। मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कौन स्टोर करके रखे हुआ है, न्यूक्लियस ने की हुई है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसके पास एक डार्क स्ट्रेन बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस किसका ब्रेन था, सेल का। लेकिन न्यूक्लियस का भी एक ब्रेन होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस के फंक्शन को कंट्रोल करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम थर्ड सेल ऑर्गेनेली या कंपोनेंट ऑफ सेल को पढ़ेंगे, जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। 1 2 3 रब कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। तो
तो अगली हेडिंग लगाओ बच्चों साइटोप्लाज्म। उससे पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। देखो बच्चों, जैसे ये फ्लूइड था ना न्यूक्लियस के अंदर, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ये क्या था, न्यूक्लियोलस। ऐसे ही पूरे सेल में ना एक फ्लूइड स्प्रेड हुआ होता है। ये थिक होता है, जेली की तरह होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, मतलब सेमी लिक्विड होता है। इस तरह से ये पूरे सेल में क्या होता है, स्प्रेड हुआ होता है, जो कि सेल को एक तरह से शेप एंड स्ट्रक्चर भी मेंटेन करके रखता है। चलो अगली हेडिंग लगाओ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म आपको सेल में पता लग गया कहाँ पर होता है, ठीक है। इट इज ट्रांसपेरेंट jelly like fluid spread all over the cell, पूरे के पूरे सेल में ये स्प्रेड हुआ होता है। इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड स्प्रेड ऑल ओवर द सेल, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, ठीक है। इट स्टोर्स many amino acids, salt and vitamins. All cell organelles are embedded. All cell organelles are embedded in it. All cell organelles are embedded in it, ठीक है। देन इसके बाद अमीनो एसिड सेल ऑर्गेनेल डिपेंड, हाँ, इट इज दिस साइट ऑफ many metabolic process, it is the site of many functions like glycolysis. देखो बच्चों ये क्या होता है, ये देखो पूरे का पूरा फ्लूइड सेल के अंदर जो फैला हुआ है, ठीक है, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फ्लूइड के अंदर क्या है, रखा हुआ है, मतलब जितने भी सेल के पार्ट होते हैं वो इस फ्लूइड में कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, उसे एम्बेडेड वर्ड बोला जाता है। दूसरी बात, अगर मैं इस फ्लूइड को निकाल दूं, देखो सेल पिचक जाएगा, तो यानी इसने सेल की शेप को मेंटेन भी किया हुआ है। अब ये फ्लूइड ऐसे ही नहीं होता, इसके पास प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, तो इसने इन सब चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया हुआ है। उसके बाद हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में प्यारे बच्चों ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, जो कि फाइनली एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे को। हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। और उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे बच्चों जो कि साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगली सेल ऑर्गेनेली पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 1 2 3 ओके। तो अगली हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हेडिंग लगाओगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। पहले मैं आपको सेल में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर होता है और इसका काम क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा होता है ये भी। ये बच्चों जो है दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं बच्चों इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरी बात, it stores, it is the actual site of
cellular respiration. It is the actual site of cellular respiration. ठीक. It stores energy in the form of ATP, adenosine thiophosphate, so it acts as powerhouse. It contains its own genetic material. It contains its own genetic material. ठीक है, ये प्यारे बच्चों कुछ बातें थी माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखो बच्चों, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनर्जी की जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ टेक प्लेस करती है? हमारे सेल के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, और पायरुविक एसिड से जो एनर्जी बनती है हमारी बॉडी में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है. तो आपको खैर ये तो 10th में डिटेल में पढ़ना है. अभी के लिए आप ये जान लो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो पार्ट है जिसके अंदर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से. ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और एक सेल के किस पार्ट में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. इसलिए हम उस पार्ट को क्या बोल देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. अच्छा, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, नेम दी पावर हाउस ऑफ सेल. फिर क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया. अगला क्वेश्चन बनता है व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दिस सेल. तो वहाँ क्या लिखोगे? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. मैंने बताया था ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ही हमें एनर्जी मिलती है. तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो आप आंसर में क्या लिखोगे किस क्वेश्चन के? कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दिस सेल. तो आप क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. हमारी बॉडी की जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है. हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी. तो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में. कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो इसलिए हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह देते हैं. और जो एक क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से और बनता है वो ये है बच्चों कि पूछा जाता है नेम द सेल ऑर्गेनेली विच हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मटीरियल. जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है. तो आप उसमें माइटोकॉन्ड्रिया लिख देना. अगर 2 पूछेगा तो एक प्लास्टिड भी आता है, वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. फिलहाल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया आप जान लो कि ये एक ऐसी सेल का पार्ट है, सेल ऑर्गेनेली है, जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. इसके बाद हम अगली सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे. वन टू थ्री रब कर रहा हूँ मैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट हेडिंग इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कैसे बनाऊँ? थोड़ी सी जगह है, चलो यहाँ बना देता हूँ. ये, और यहाँ से एक और बनाते हैं, दैट इज इसके साथ मैंने इस तरह से डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिखाना बच्चों. इसके साथ में डॉट डॉट से स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, तो बच्चों अगली हेडिंग लगाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो बच्चों ये है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप्स की होती है प्यारे बच्चों.
पहली टाइप, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम आर डॉट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर डॉट ये भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, इट इज कॉल्ड रफ, बिकॉज राइबोसोम्स are attached to it। ठीक है, it helps in the formation of protein। ठीक है, देखो बच्चों, ये वाला जो पार्ट था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम क्या है, आर डॉट ई डॉट आर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि ये डॉट डॉट से जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये सेल का एक और पार्ट होता है जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। इसके साथ में राइबोसोम अटैच होता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया रफ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दूसरी टाइप है, इसके साथ में कुछ भी अटैच नहीं होता, इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1 2 3। ओके बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, इसका ये सेकंड टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, इट हेल्प्स in the formation of lipid and proteins। it helps in the formation of lipid and hormones। लिपिड और हार्मोन्स की फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है सेल का पार्ट, उसको हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगली सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे। 1 2 3। ओके बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ। अगली हेडिंग लगाओ राइबोसोम्स। पहले बच्चों अगली हेडिंग लगाओ राइबोसोम्स। अगला सेल का जो पार्ट है जो हमें पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ बनाऊँ? चलो यहाँ बना देता हूँ। ये आ गया बच्चों राइबोसोम्स। इसका क्या नाम है? राइबोसोम्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्यों कहते हैं इसे प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। It helps in the formation of protein. 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 तो ये हमारी जो थी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज राइबोसोम्स, और उसके ये फंक्शंस होते हैं। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, अगली हेडिंग लगाओ बच्चों गोल्जी बॉडीज। अगली हेडिंग लगाओ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी को गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं। गोल्गी अपरेटस या बॉडीज, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस। इसके भी साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है। जिन जिन के पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। पहली बात, इसकी खास बात, इट एक्ट एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। सेल का पोस्ट ऑफिस पूछा जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन, तो क्या आएगा? गोल्गी बॉडीज। इसके बाद बच्चों, इट हेल्प्स इन पैकिंग
storage and transportation of substances in cell। ठीक है बच्चों, it also helps in the formation of cell wall, plasma membrane, इनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प भी करती है। और इसको अब सेल में देख लेते हैं कहाँ पर होता है। कुछ इस तरह से बनी होती है प्यारे बच्चों, ये इस तरह से, ये कटोरी से, और इसके ऊपर ये इस तरह से डॉट से स्ट्रक्चर होते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों गोल्गी बॉडीज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये अनदर पार्ट है सेल का, जो कि नाम क्या है इसका, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज, या हु डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडीज, या व्हाट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो यहाँ से उन सब क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली या नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि क्या है, लाइजोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। 1 2 3 ओके। तो अगली हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, दैट इज लाइजोसोम। अगली हेडिंग क्या है, लाइजोसोम्स। ये नेक्स्ट पार्ट है सेल का। कहाँ बनाऊँ इसको, ये बना देता हूँ, चलो यहाँ पे बना देता हूँ। ये है लाइजोसोम्स। क्या ये पोर्शन विजिबल है बोर्ड में? लेट मी चेक। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके, तो लाइजोसोम्स। अब इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं बच्चों। इट इज़, जैसे पोस्ट ऑफिस बोलते थे सेल का किसको, गोल्गी बॉडीज को। पावर हाउस बोलते थे सेल का किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते थे। ऐसे ये सेल का क्या है, स्टमक है। इट इज़ also known as stomach of cell. It is also known as stomach of cell। ठीक है बच्चों, उसका अगला फंक्शन क्या है, it helps in digestion, and removal, of waste। अगर आप देखो, it contains lysosome enzyme। इसके पास एक लाइजोसोम एंजाइम होता है which digest bacteria and virus, which kill bacteria and virus। लिख लो, which kills bacteria and viruses। देखो अब ये लाइजोसोम जो है बच्चों, कितना अच्छा सेल का पार्ट है। ये पहली बात तो ये है कि सेल में जो भी चीज़ों की डाइजेशन होनी है वो उनमें हेल्प करता है। मतलब सेल की डाइजेशन में हेल्प कर रहा, मतलब हमारी पूरी बॉडी की डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि हम सेल से ही तो बने हुए हैं। तो लाइजोसोम डाइजेशन में हेल्प करता है, और जितने भी वेस्ट हैं उनको सेल से बाहर जाने में हेल्प करता है। वो सेल से बाहर आते हैं तभी तो हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आए, वायरस आए, तो उसको किल करने में भी लाइजोसोम बहुत हेल्प करता है। इसीलिए इसको स्टमक ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये 3 बातें इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब बच्चों, इनके अलावा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है, वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी ये जो लाइजोसोम होते हैं ना बच्चों, ये कई बार हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं, हमारी लाइफ के लिए डेंजरस भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अब हम उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ लिख दूँ, दिख रहा है? चलो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अलग से लिखता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, 1 2 3।
वाई लाइजोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स। अगली हेडिंग लगाओ, वाई लाइजोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? देखो अभी अभी मैंने बताया था लाइजोसोम के पास में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, लाइजोसोम एंजाइम। और वो करता क्या है, वो बच्चों बैक्टीरिया और वायरसेस को अनगल्फ कर लेता है, मतलब खा जाता है, बैक्टीरिया और वायरसेस को खा जाता है। अब देखो कुछ सर्टेन कंडीशंस में क्या होता है, ये जो लाइजोसोम है ना, इसके अंदर एंजाइम है, लाइजोसोम एंजाइम। ये जो लाइजोसोम है ना, ये बस्ट हो जाता है। बस्ट हो गया मतलब फट गया, ठीक है, फट गया ये। तो होगा क्या, जो इसके अंदर लाइजोसोम एंजाइम है, अब ये फट गया तो जो इसके अंदर लाइजोसोम एंजाइम था वो कहाँ घूमेगा, वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में घूमेगा। और साइटोप्लाज्म में देखो डिफरेंट सब्सटेंसेस भी पड़े हुए हैं, डिफरेंट सेल के पार्ट भी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा, वो सब पड़े हुए हैं। अब इनके पास कौन आ जाएगा, लाइजोसोम एंजाइम आ जाएगा। वो क्या करता है, जैसे वो बैक्टीरिया और वायरस को खा जाता है, वो ऐसे ही इन सेल ऑर्गेनलीज को खाना स्टार्ट कर देता है, मतलब सेल के दूसरे पार्ट्स को खाना स्टार्ट कर देता है। और इससे क्या होता है, सेल के दूसरे पार्ट क्या होते हैं, वैनिश हो जाते हैं। और उन पार्ट्स के वैनिश होने से सेल वैनिश हो जाता है, और सेल के वैनिश होने से ह्यूमन लाइफ या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ वैनिश हो जाती है, क्योंकि सबके सब बने किससे हैं, सेल से। तो आंसर लिखो बच्चों, लाइजोसोम्स हैव लाइजोसोम एंजाइम। लाइजोसोम हैव लाइजोसोम एंजाइम under some conditions it मतलब लाइजोसोम बस्ट मतलब फट जाता है, लाइजोसोम बस्ट एंड these enzyme spreads in the cytoplasm। साइटोप्लाज्म में वो क्या होता है बच्चों, स्प्रेड कर जाते हैं। they engulf different cell organelles and damage the cell, different cell organelles and damage the cell, so it is also called suicidal bags। इसलिए इनको हम suicidal bags भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना में पानी पी लो। ले लिया बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, रब कर रहा हूं मैं 1 2 3। ओके, अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, वैक्यूल। अगला जो सेल का पार्ट है दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल जैसे बच्चों यहाँ पे बना दिया मैंने, एनिमल सेल है, आपको पता ही है, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, एनिमल सेल। अब यहाँ पर मैं वैक्यूल बना रहा हूँ, ये मैंने दोबारा से बताया एनिमल सेल की बात हो रही है। ये सब के सब क्या है, वैक्यूल्स, वैक्यूल, ये सब हैं बच्चों वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल इट स्टोर्स फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है बच्चों, ये क्या करता है, फूड और वेस्ट प्रोडक्ट को सेल के स्टोर करता है। सेल में फूड यानी ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल के, उनको स्टोर करके रखता है, और टाइम आने पर उनको सेल से एक्सक्रीट कर देता है। ये वैक्यूल का छोटा सा फंक्शन था, ठीक है। चलो बच्चों इसके बाद लिखते हैं एक और, यहाँ पे बना देता हूँ, ये रही
एक नया सेल का पार्ट बना दिया मैंने, दैट इज सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम, ठीक है, ये नया सेल का पार्ट है सेंट्रियोसोम। इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लास्ट सेल ऑर्गेनेली या सेल का पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड लास्ट इनफैक्ट। ओके, 1 2 3 रब कर रहा हूँ बच्चों मैं। चलो अगली हेडिंग लगाओ, प्लास्टिड। क्या हेडिंग लगाओगे बच्चों? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। सबसे पहली बात बच्चों, ये एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, इसलिए मैं यहाँ पर कहीं बना नहीं रहा। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। इट कंटेन्स 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स। इसमें एक और बात लिख लो, इट इज, चलो छोड़ो, नहीं रहने दो। इट टेक्स 3 पार्ट। इट कंटेन्स 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो बच्चों आपको पता ही होगा। इट गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट। इट गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट। ऐसा ग्रीन कलर ये क्यों देता है? बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, और किस काम में हेल्प करता है ये? इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। और जो मैं बात बोल रहा था, इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किचन ऑफ सेल। सेल का किचन भी बोला जाता है, ये याद रख लेना बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, प्लांट सेल का। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अगला इसी का पार्ट जो है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? प्लांट के फ्लावर्स को वाइट कलर देता है। इट गिव्स वाइट कलर टू प्लांट। इट गिव्स वाइट कलर टू प्लांट को वाइट कलर देता है। लास्ट पार्ट इसका बच्चों क्रोमोप्लास्ट। अरे बच्चों, क्रोमोप्लास्ट जो है, इट गिव्स ऑल कलर टू प्लांट। सभी तरह के कलर्स देता है। इट गिव्स ऑल कलर्स टू प्लांट, लेकिन ग्रीन और वाइट को छोड़कर। प्लांट एक्सेप्ट ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन किसने दिया था? ग्रीन बच्चों क्लोरोप्लास्ट देता है, वाइट ल्यूकोप्लास्ट देता है। उसके अलावा जितने भी कलर हैं, पिंक है, रेड है, जो भी है, पर्पल है, वो सब के सब कलर प्लांट को कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। तो ये हमने सेल ऑर्गेनेली देखी जिसका नाम था प्लास्टिड, और वो सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, और इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है ये। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है ना, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला। फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट सभी कलर देता है एक्सेप्ट वाइट एंड ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ वाइट कलर देता है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज सेल वॉल या कंपोनेंट ऑफ सेल। 1 2 3 ओके बच्चों, रब कर दूं? ठीक है। दैट इज सेल वॉल। ये भी सिर्फ प्लांट सेल के पास ही होती है। जो ये
सेल वॉल है ये भी प्लांट सेल के पास होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पर बनाकर नहीं दिखा रहा। अभी मैं आपको जल्दी से प्लांट सेल का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। प्लांट सेल बच्चों कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये प्लांट सेल है। ये तो बच्चों होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे एनिमल सेल के पास होती है। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, इसको सेल वॉल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेल वॉल। अब जो इसका, एक मिनट, इसमें जो इसका न्यूक्लियस जो होता है ना बच्चों, वो थोड़ा सा साइड में आया होता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है बच्चों वो थोड़ा सा साइड में क्यों शिफ्ट हुआ होता है? क्योंकि ये जो वैक्यूल है ना, ये बहुत बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, ये वैक्यूल है। वैक्यूल सेंटर में होता है और यहाँ वैक्यूल साइड में पड़ा हुआ था, इसलिए न्यूक्लियस सेंटर में था। यहाँ न्यूक्लियस क्या है बच्चों? साइड में। न्यूक्लियस आपके सिलेबस में डायग्राम नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है और जितनी सेल ऑर्गेनेलीज बनाई वो भी होती हैं, लेकिन सेंट्रियोसोम नहीं होता, ये वाला इसमें नहीं होता। और प्लास्टिड्स होते हैं यहाँ पे, ये जैसे प्लास्टिड्स पड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? प्लास्टिड। और प्लास्टिड्स बच्चों इधर नहीं होते, यहाँ पर नहीं होते, केवल इसमें होते हैं। सेल वॉल सिर्फ यहीं होती है, यहाँ पर नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ठीक है, ये था प्लांट सेल। अब देखो सेल वॉल क्या है, वो बाहर बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, बस ये दिखाना था आपको। बाकी सब सेल ऑर्गेनेलीज तो होती हैं उसके पास। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, अभी इसका काम क्या होता है? इट गिव्स शेप, स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, रिजिडिटी टू प्लांट। ठीक है, आगे इसके बारे में खास बात, इट इज़ डेड। ये कैसी होती है? डेड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग थी, लेकिन ये डेड होती है, इट इज़ डेड। ठीक है, किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की ये बनी होती है। और इसका क्या काम है? जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही थी, अंदर के पार्ट्स को इंजुरी से बचाती थी, ऐसे ये बाहर एक और कवरिंग होगी तो ये भी क्या करती है? इंटरनल पार्ट्स को इंजुरी से बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल पार्ट्स फ्रॉम इंजुरी। तो प्यारे बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सेल वॉल के बारे में भी आइडिया लग गया। ठीक है, 1 2 3, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलो बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स का आपको आता ही आता है। 3 मार्क्स का आपको एग्जाम में आता ही आता है। तो चलो हेडिंग लगाओ, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं। सभी के सभी डिफरेंस बच्चों आपको करवा दूंगा, जितने भी आपको सिलेबस के हिसाब से पता होने चाहिए। ये जो होता है स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज। इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है? लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एनिमल सेल के पास सेंट्रियोसोम होता है। सेंट्रियोसोम, ये देखो, ये इसके पास एनिमल सेल के पास था। सेंट्रियोसोम इज प्रेजेंट। और यहाँ पे जो सेंट्रियोसोम होता है, सेंट्रियोसोम इज एब्सेंट। सेंट्रियोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ। इसमें प्लास्टिड होते हैं क्या? नहीं, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। और अगला डिफरेंस लगाओ बच्चों, यहाँ पे सेल वॉल है कहीं पे? सेल वॉल नहीं है, तो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल इज एब्सेंट। तो ये यहाँ क्या है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, देखी थी ना, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज में स्मॉल होते हैं, एंड मोर इन नंबर, और होते ज़्यादा है, मतलब 4-5 होते हैं। मोर इन
नंबर्स। और यहाँ पे क्या था, वैक्यूल बहुत बड़ा बनाया था मैंने सेंटर में, याद हो तो। वैक्यूल इज लार्ज इन साइज बट ओनली वन इज अवेलेबल, मतलब एक ही होता है, ओनली वन इज अवेलेबल। अच्छा, इसके अलावा बच्चों न्यूक्लियस जो होता है, देखो इसका न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में है। न्यूक्लियस इज एट सेंटर, न्यूक्लियस इज एट सेंटर। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा सा कॉर्नर में आया होता है, किसमें, प्लांट सेल में, जो अभी बनाया था। न्यूक्लियस इज एट कॉर्नर। तो बच्चों ये थे कुछ डिफरेंस जो आपको मालूम होने चाहिए एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, 1 2 3। तो प्यारे बच्चों, ये था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी ये तकरीबन 60-70% चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक और वीडियो बनेगा आधे पौने घंटे का और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सब भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की। आई कैन एश्योर यू, आपके एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप इस लेक्चर को बच्चों 1-2 बार देखो, फिर इसके नोट्स बनाओ। आपका पूरे का पूरा चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस इसी लेक्चर से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ। तब तक मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।